जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक सिटीजन को अफेक्ट कर रहा है। यह है साइबर फ्रॉड्स का और डिजिटल गवर्नेंस का। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए डायरेक्ट रेलिवेंट है और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी जुड़ा है। तो आइए इस टॉपिक की बात करें। तो आज के डिजिटल जमाने में हम सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, जैसे शॉपिंग हुई, बैंकिंग हुई, सोशल मीडिया हुआ और भी काफी सारी चीजें पर हम डिपेंडेंट हैं, राइट, ऑनलाइन चीजों के ऊपर। लेकिन ये सेम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स स्कैमर्स के लिए भी एक पावरफुल वेपन बन गए हैं। कभी सुना है डिजिटल अरेस्ट के बारे में? मतलब एक कॉल आती है और सामने वाला इंसान खुद को पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिसर बताता है, आपको धमकाता है और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करता है। खतरनाक है ना? और इवन मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास में जब पढ़ा रहा था अपनी ऑफलाइन क्लास में, तो मेरे सामने एक मेरा जो स्टूडेंट है, उसके फादर का फोन आता है और क्योंकि उसको पता है, इन सब स्कैमर्स को पता होता है कि क्या रूटीन है सामने वाले व्यक्ति का जिसको ये टारगेट करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, कोचिंग क्लास में बहुत कम लोग जो है वो कॉल रिसीव करते हैं। तो प्रभव के पास जो है फोन आया, मतलब उसके फादर का फोन आया कि मतलब कि बेटा कहाँ पर हो, ठीक हो कि नहीं हो। तो उसके फादर ने बोला कि यार बेटा, मेरे पास किसी का फोन आता है पुलिस की तरफ से और बोलते हैं कि रेप का चार्जेस तुम्हारे ऊपर जो है वो तुम्हारे बेटे के ऊपर लग गया है, अब देख लो इसको छुड़वाना है, तो बताओ क्या करना है। तो मैं घबरा गया, मैंने तुझे फ़ोन किया, अब तूने लकीली फ़ोन उठा लिया। और मैं कहता भी हूँ सभी लोगों को कि भाई देखो, आपके फ़ोन के अंदर दो सेटिंग्स ऑन होनी चाहिए। एक डो नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग और दूसरी वाइब्रेशन। फ़ोन रिंगिंग में आपका होना नहीं चाहिए। वाइब्रेट पे रखो, डो नॉट डिस्टर्ब पे रखो और नोटिफिकेशन ऑफ रखो। और डो नॉट डिस्टर्ब में एक फीचर होता है फ़ोन के अंदर कि जो स्टार्ड कॉन्टैक्ट होते हैं, स्टार्ट मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, उसमें होता है फ़ोन की सेटिंग्स में। तो स्टार्ट कांटेक्ट में सिर्फ आपके पेरेंट्स के कांटेक्ट के अलावा और किसी का कांटेक्ट होना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि फोन रिंग तब करेगा या वाइब्रेट तब करेगा जब आपका स्टार्ट कांटेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा, यानी कि आपके पेरेंट्स। और जब उनका कॉल आ रहा है आपके फोन में, तो भले ही कितनी भी बिजी हो, एक फोन जरूर रिसीव करो, क्योंकि फालतू में घर वाले फोन नहीं करते हैं। उनको पता है आप कहीं बाहर हो, जब कोई प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी होती है, तभी फोन लगाया जाता है। और लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि पेरेंट्स के फोन को अवॉइड करते हैं, बट बाबू सोना का फोन आ गया तो फटाक से उठा लिया है। ऐसा नहीं करना है। तो इसी के बारे में ये टॉपिक है। सवाल ये है कि ये फ्रॉड्स होते कैसे हैं, स्कैम कैसे चलता है, फ्रॉडस्टर का मोडस ऑपरेंडी समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रॉडस्टर खुद को लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में प्रेजेंट करता है। दूसरा, विक्टिम को धमकाते हैं, उन पे केस बनाएंगे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसे टैक्टिक्स अपनाते हैं, डराते हैं मतलब। और फिर पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, यूपीआई या वॉलेट एप्स। ज्यादातर लोग डिजिटल लिटरेसी में कमजोर होते हैं और इन टैक्टिक्स के आसानी से शिकार बन जाते हैं। एक शॉकिंग डेटा सुनिएगा। इस साल इंडिया में लगभग 9,20,000 साइबर क्राइम केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से मेजॉरिटी फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हैं। फेक कॉल, फिशिंग लिंक्स, सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स का उपयोग करके ये क्रिमिनल्स लोगों को लूट रहा है। ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस का। अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, मेरे पास खुद एक फोन आया, राइट। और हालांकि मैंने जैसे ही, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि भाई कि ये फ्रॉड है साला, तो मैंने अपनी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग ऑन करी। और जैसी रिकॉर्डिंग ऑन करी, अब ऑब्वियसली बात है, आजकल रिकॉर्डिंग ऑन करो तो प्रॉम्प्ट आ जाता है कि योर रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड या यू आर रिकॉर्डिंग द कॉल, ऐसे करके कुछ प्रॉम्प्ट आता है ना। तो वो आ गया, तो उसको समझ में आ गया कि साला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसने फिर थोड़ी बहुत गाली गलौज की।
दोनों साइड से हुई इक्वली। मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, घर वाले साथ में थे, और हालांकि मैं गाली ज़्यादा बकने में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा बिलीव यही होता है कि सामने आओ और जूते खाओ। अब दूसरी हिट सुनो। उस व्यक्ति ने, फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करी, मैंने कहा चल भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अब मुझे बता कि कैसे फंसाता है लोगों को। उसने पूरी चीज़ एक एक करके बहुत अच्छे से बताई, 5 मिनट तक मुझसे बात करी उस बंदे ने। उस बीच उसने ये खुलासा किया कि दिन का कम से कम 1 लाख, कम से कम 1 लाख रुपए कमा रहा है दिन का, मतलब पर डे। सोचो यार, एक एमएनसी में जॉब करने वाला व्यक्ति, महीने के 30 लाख रुपए उसकी सैलरी नहीं है। इन लोग बोलते हैं कि सर हमारे तो कभी कभी महीने के 50 लाख या 1 करोड़ तक भी हो जाता है। सोच रहे हो आप? तो लोग आज की डेट में कितने डिजिटल इलिटरेट हैं, डर के मारे अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई ऐसे सारे फ्रॉडों को जो है वो दे रहे हैं। आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स पे शेयर करिएगा, या आपने ऐसी चीज़ें कहीं सुनी हैं तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स पे लिख कर देना। अब सवाल ये उठता है कि ये स्कैम्स का शिकार कौन बन रहा है? होम मेकर्स यानी कि हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड्स, और रिटायर्ड लोग, और कभी कभी स्टूडेंट्स भी। एक रियल लाइफ केस देखिए। एक हाउस वाइफ को एक फेक कॉल आई, सामने वाले ने कहा कि उनका बैंक अकाउंट फ्रॉड में यूज हो रहा है। डर के मारे उन्होंने अपने सारे ओटीपी शेयर कर दिए और उनको लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। मेरी मौसी ने भी इसी प्रकार की चीज जो है मुझे बताई थी कुछ दिनों पहले। अब बात करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की चुनौतियों के बारे में। सरकार ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 जैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, हर सिटीजन तक अवेयरनेस नहीं पहुंच रही है, डिजिटल लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इस इशू को लेकर प्रोएक्टिव है। बहुत ही मजबूत साइबर लॉज और अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल जैसे टूल्स काफी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर उनका प्रॉपरली यूज हो। सो गाइस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप जानते ही हैं। सो कुछ टिप्स याद रखिएगा। कभी भी ओटीपी नहीं देना, और ये टिप्स आपको ही याद नहीं रखना है, ये बताना भी आपको लोगों को, क्योंकि आगे चल के आप ऑफिसर बनोगे, आपका काम यही होना है। तो कभी भी अपना ओटीपी, बैंक डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करिए। अगर कोई फेक कॉल आए तो शांत रहिए और उसे वेरीफाई करिए। मेरे पास कभी कभी ऐसा हल्का फुल्का टाइम होता है और अंदर से कभी कभी मैं जॉली मूड में होता हूँ, थोड़े से मस्ती मजाक के मूड में होता हूँ, तो मैं उनसे बहुत देर तक बात करता रहता हूँ। और मुझे कई बार ऐसी भी बात होती है, जैसे कई बार ये लोग फ्रॉड लोग जो होते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बीच में बहुत परेशान था लोन्स वगैरह के लिए, तो मेरे पास ये लोन वाले फ्रॉड बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो एक को जो है मैंने ऐसी बात करी, मैंने कहीं पर रिकॉर्डिंग सुनी थी कि यार आपको लोन चाहिए, हाँ चाहिए, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, राइट, कि यार मुझे ट्रेन खरीदनी है इसलिए लोन जो है वो चाहिए मुझे। एक बार ऐसे ऐसे मैंने बात करी थी बहुत देर तक उससे कि नहीं मुझे तो ट्रेन खरीदनी है, मुझे ट्रेन चलाने का बचपन से शौक था, तो मैं ट्रेन खरीद के खुद की ट्रेन चलाऊंगा, अपने दोस्तों को बैठाऊंगा। तो फ्रॉड्स के बारे में, जब भी फ्रॉड होता है तो आपको तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर जो है वो तुरंत के तुरंत जो है वो रिपोर्ट करना है। कौन सी हेल्पलाइन पर, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ हेल्पलाइन नंबर। सो आज हमने समझा कि साइबर फ्रॉड जो है वो कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे बचना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है भाई, क्योंकि ये समाज सेवा वाली चीज है एक प्रकार की, और आगे चल के आप यही चीज करने वाले हैं, तो आज से ही क्यों नहीं। अब देखो, आप ये शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे कि डिजिटल फ्रॉड्स जो है वो क्या होते हैं। स्कैमर्स जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की तरह जो है वो बात करते हैं एक्सटॉर्शन के लिए, मनी चुराने के लिए, और कितने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर, तो ये मेंशन कर सकते हो। मोडस ऑपरेंडी उनका जो है वो क्या होता है कि ऑफिशियल बनकर फेक आईडीज़ का उपयोग कर कर मैनिपुलेट करना विक्टिम्स को। इसमें इम्पैक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल लॉसेस होता है लाखों रुपए का। और इसमें हेल्पलाइन नंबर क्या है ये मेंशन कर लेना। साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल भी ध्यान में रखना कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। और आज की डेट में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना बंद करो, वेरीफाई करो आइडेंटिटी, उसके बाद ही सामने वाले से बात करो, और फ्रॉड्स को जो है वो रिपोर्ट करो। कहाँ पर रिपोर्ट करेंगे? 1090 पे। तो ये आप नोट्स बना सकते हो छोटे से ऐसे। अब गाइस, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सिचुएशन और इसका इम्पैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर कैसा है,
उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 1 सोसाइटी के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट है। बांग्लादेश एक सेक्युलर डेमोक्रेसी होने का दावा करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। तो रीसेंट न्यूज में वायलेंट प्रोटेस्ट और क्लैशेस को हाईलाइट किया गया है, जो चिन्मय दास के अरेस्ट के बाद शुरू हुई। चिन्मय दास एक हिंदू मॉन्क और माइनॉरिटी राइट्स लीडर है। इनका अरेस्ट यह दिखाता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट वहां किस तरह से टारगेट होते हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे बांग्लादेश सोमिलितो सनातनी जागरण जोते जैसे ग्रुप्स हैं, जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स के लिए अब ये प्रोटेस्ट किया है, मांग करी है। इनकी मांग है, एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कानून बनाओ, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को बनाओ, पब्लिक हॉलीडेज कंडक्ट करो जैसे कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स के लिए। यानी कि बांग्लादेश में रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो ये सब डिमांड कर रही हैं। तो ये डिमांड्स बेसिक अधिकार और रिलीजियस फ्रीडम के लिए हैं, जो किसी भी डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मगर वहां पर हर महीने कम्युनल वायलेंस के कई केसेस रिपोर्ट होते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 माइनॉरिटी मेंबर्स को मारे जाने और 2000 से ज्यादा केस फाइल होने की बात सामने आई। अब आते हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स पर। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अब तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप जो है वो नहीं उठाया, मजबूत कदम नहीं लिए जो माइनॉरिटीज की सुरक्षा को इंश्योर कर सके, बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पावर और क्रैकडाउन का रुख अपनाया। चिन्मय दास पर जो चार्जेस हैं वो सेडिशन के हैं, देशद्रोही के हैं, वो भी इस बात को और क्रिटिकल बनाता है। सोचने वाली बात यह है कि सैफ्रॉन फ्लैग, जो भगवा जो झंडा है रंग का, इसको नेशनल फ्लैग के ऊपर सेडिशन कहा गया है कि अगर आप नेशनल फ्लैग जो है वो लहरा रहे हो तो ठीक है बांग्लादेश का, बट अगर आपने ये ऑरेंज झंडा जो है वो लहरा दिया तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो देशद्रोही हैं। सोचिए आप, इंडिया के लिए ये एक सेंसिटिव इशू है। क्यों? इंडिया एज अ रीजनल लीडर हमेशा माइनॉरिटी राइट्स और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करता आया है। रीसेंट टेंशंस के चलते इंडिया ने बांग्लादेश गवर्नमेंट से अपील की है कि माइनॉरिटीज के अधिकार को सुरक्षित करो, लेकिन यहां पर एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम भी है। इंडिया के यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस काफी दिक्कत वाले हैं। इस वजह से हम डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को एक बैलेंस डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी, जो वहां पर क्षेत्र में जो टेंशंस है उसको और बढ़ावा ना दे, बट माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी भी इंश्योर करें। सो गाइज, इस टॉपिक से हमें क्या समझना है? तो पहली चीज तो बांग्लादेश की सिचुएशन हमें यह बताती है कि कम्युनल हार्मनी और सेक्युलरिज्म को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड डिप्लोमेसी और नेबरहुड रिलेशन सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लेवल पर और रीजनल पॉलिसीज के पार्ट होने के नाते इंडिया को माइनॉरिटीज के अधिकार को सपोर्ट करते रहना होगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप अपने मेंस में जो है वो मेंशन जो है वो कर सकते हैं। तो देखो, शॉर्ट नोट्स में जो है वो आप लिख लो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे हिंदूज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो है वो बांग्लादेश के अंदर इश्यूज फेस कर रहे हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉज की डिमांड की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की डिमांड और पब्लिक हॉलीडेज की डिमांड की गई है रिलीजियस इवेंट्स के लिए। बांग्लादेश सरकार ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया है। इंडिया भी बांग्लादेश से जो है माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की डिमांड कर रही है, बट अभी हमारे रिलेशन उनके साथ उतने बेहतर नहीं है और इशू जो है वो यहाँ पर रीजनल रिलेशंस को जो है वो अफेक्ट कर सकता है डिप्लोमेटिक, अगर हमने कोशिश करी तो। क्योंकि अभी जो गद्दी पर है बांग्लादेश में, तो वो मतलब उससे हमारे रिलेशन उतने बेटर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर नहीं है। तो ऐसे नोट्स आप बना सकते हो अपने पास। अब गाइज, जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और पेपर 3 सिक्योरिटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे सेंसस 2025 और उसके साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स के बारे में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गाइस, जिस पर मेनली जो है वो आपको जो है वो फोकस जो है वो रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में
पूछे जाने की काफी ज्यादा जो है वो संभावना है, काफी ज्यादा। तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि सेंसस 2025 में मेन गोल किस चीज को रखा गया है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस सेंसस का ऑब्जेक्टिव है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करना, एनपीआर जिसको हम लोग कहते हैं। और एनपीआर एक ऐसी रजिस्ट्री है, यानी कि ऐसा एक रिकॉर्ड है जिसमें हर सिटीजन्स का डेमोग्राफिक और रेसिडेंसी डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे अपडेट करने के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन बनाया जाएगा, इसको एनआरआईसी कहा जाएगा। और एनआरआईसी का एम है सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स के बीच फर्क को क्लियरली एस्टैब्लिश करना, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाया जा सके और वेलफेयर स्कीम्स का टारगेटेड डिलीवरी हो सके। इस आइडिया की शुरुआत पोस्ट कारगिल वॉर 1999 में हुई थी, जब सुब्रमण्यम कमेटी का नाम याद रखना, सुब्रमण्यम कमेटी ने इस तरह की सिटीजन्स आइडेंटिफिकेशन को रिकमेंड किया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 14 क्लॉज ए सेक्शन 14 कहता है कि हर सिटीजन को रजिस्टर करना और आइडेंटिटी कार्ड लेना कंपलसरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 14 कहता है कि हर सिटीजन को रजिस्टर करना और आइडेंटिटी कार्ड लेना कंपलसरी है। और सुब्रमण्यम कमेटी ने सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करने का रिकमेंडेशन 1999 में पोस्ट कारगिल वॉर के बाद दिया था। यह सब जरूरी था ताकि गवर्नमेंट को अपनी सिटीजन्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सके, यानी गवर्नमेंट सिटीजन्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनके लिए सर्विसेज और सिक्योरिटी मेजर्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जा सकें। अब बात करते हैं कि यह प्रोसेस कैसे काम करेगी। एनपीआर में डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें नाम, एज, जेंडर, फैमिली डिटेल्स और रेसिडेंसी की इंफॉर्मेशन होगी या रेसिडेंस की इंफॉर्मेशन होगी। यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करेगी और एक एक्यूरेट सिटीजन रजिस्ट्री बनाएगी। और एनआरआईसी का क्रिएशन एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेट होने के बाद होगा। अब फिर नई चीज हमें देखने को मिलेगी एनआरआईसी, और ध्यान रखिएगा कि इसमें बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी आधार डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। यहां एक क्वेश्चन आता है, आधार और एनआरआईसी में फर्क क्या है। आधार एक बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन टूल है जो रेसिडेंसी को प्रूव करता है, लेकिन एनआरआईसी सिटीजनशिप को स्टैब्लिश करता है, जो गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। जब आसाम में एनआरसी का इंप्लीमेंटेशन हुआ था 2019 में, तो काफी चुनौतियां सामने आई थी। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए और उन्हें सामना करना पड़ा एक्सक्लूजन का, कि उनको हटा दिया गया, उनको कह दिया गया कि अब ये इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ी। ये चुनौती उनके लिए सबसे बड़ी थी। इससे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हमें ऐसे सिस्टम को इंप्लीमेंट करते वक्त जो पिछड़ी कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनकी चिंताओं को समझना पड़ेगा। बिना प्रॉपर सेफगार्ड के, बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के एक्सक्लूजन रिस्क बढ़ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चिंता की बात है डेटा प्राइवेसी की। इस प्रोसेस के दौरान लोगों का डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जिससे प्राइवेसी का रिस्क हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि हर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और किसी भी सिटीजन का डेटा गलत उपयोग में ना जाए। सो गाइज, हमने सेंसस 2025 एनपीआर और एनआरआईसी के बारे में जो है वो डिस्कस किया। सो हमने देखा कि ये इनिशिएटिव नेशनल सिक्योरिटी और टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी के लिए कितना जरूरी है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन के दौरान प्राइवेसी कंसर्न और एक्सक्लूजन रिस्क को एड्रेस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, नोट्स मैंने आपके लिए सामने रख दिए हैं कि सेंसस 2025 का एम जो है वो क्या है, कि हमें एनपीआर को अपडेट करना है, और एनपीआर को अपडेट जैसे ही करेंगे तो बन जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, एनआरआईसी बनेगा। और एनआरआईसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर आधारित है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को सिक्योरिटी और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करना। और कारगिल वॉर के बाद सुब्रमण्यम कमेटी ने रिकमेंड किया कि सिटीजन आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये सुब्रमण्यम कमेटी का नाम याद रखना। अच्छा, कारगिल वॉर कब हुआ था? कमेंट बॉक्स पे ईयर लिखकर बताओ। और एनपीआर प्रोसेस
एनपीआर प्रोसेस के अंदर डेटा कलेक्ट किया जाएगा और आधार का उपयोग आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए किया जाएगा और एनआरआईसी के अंदर बायोमेट्रिक्स का उपयोग नहीं होगा। चैलेंजेस ये भी हैं कि आसाम के अंदर जो ये चीज हुई थी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की, तो उसमें एक्सक्लूजन का रिस्क देखने को मिला, डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज देखने को मिले और मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए चिंता वाली बात सामने आई। फिर प्राइवेसी का रिस्क बहुत ज्यादा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है, जिसने कहा है कि डेटा को प्रोटेक्शन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थे गाइस शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको दे दिए, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस जो टॉपिक है ये इंसर्जेंसी से रिलेटेड टॉपिक है जो आपके जीएस पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जाम्पल के बारे में पहले बात करते हैं जो श्रीलंका का है, जहां पर एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप हुआ करता था जो पहले आर्म्ड स्ट्रगल करता था, यानी कि पहले आर्म्ड स्ट्रगल में इन्वॉल्व था, हथियार लेकर खड़ा था, जो इंसर्जेंट ग्रुप होता है ना। लेकिन आज एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, इसका नाम है जनता विमुक्ति पेरामुना, जेवीपी। तो जेवीपी पहले इंसर्जेंट ग्रुप था, आर्म्ड स्ट्रगल करता था, आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है श्रीलंका की। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने आर्म्ड स्ट्रगल को छोड़कर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें तो ग्रुप्स हैं जैसे कि जेवीपी, मॉइस्ट और फाराबुंदो मार्टी नेशनल लिबरेशन फ्रंट एफएमएलएन जो एल सेल्वाडोर में था। ये सब ग्रुप्स पहले आर्म्ड स्ट्रगल को अपना टूल समझते थे जिससे वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को तोड़कर सोशल जस्टिस ले सकें। अब क्या हो रहा है, अब ये मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी के अंदर इन्वॉल्व हो गए पार्टी सिस्टम के तहत, जो कि बहुत अच्छा शिफ्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंसर्जेंट ग्रुप्स अपनी आर्म्ड स्ट्रगल छोड़कर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में शिफ्ट होते हैं। तो आर्म्ड इंसर्क्शन बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं और इनका एक लिमिटेशन होता है। पब्लिक में वायलेंस और प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है। स्टेट की काउंटर इंसर्जेंसी मेजर भी इतने स्ट्रांग होते हैं कि इंसर्जेंट ग्रुप को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि ये लोग क्यों अपने हथियार जो है वो डालकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं चीजों को बदलने के लिए। क्योंकि देखो, पहली चीज तो जब ये लड़ते हैं तो उसमें आम जनता की डेथ होती है। अब मैं आपको नक्सलाइट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मेरे एक भैया हैं जो बेसिकली उन्होंने बहुत ऑपरेशंस किए हैं ये नक्सलाइट एरियाज में। तो बताते हैं कि नक्सलाइट्स लोग, यानी कि वो जर्नलिज्म में, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, वो जर्नलिस्ट हैं एएनआई की तरफ से जो है वो वहाँ पर छत्तीसगढ़ काडर में जो ये बस्तर वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। तन्मय उनका नाम है, तन्मय सकाले। तो मतलब हम कॉलोनी वाले बड़े भैया हमारे, तो मतलब ये मान के चलो उस टाइप के। तो वो जो है वो बहुत उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप जब बात करते हो नक्सलाइट से क्या होता है, तो बोला भाई साहब वो आम जनता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग जाते हैं, हमसे अच्छे से बात की जाती है, एक बार हम लोग की चेकिंग कर ली जाती है और उनसे अगर आपको मिलना है तो आपको कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, आप बस उनके एरिया से निकलो। अगर उनको आपसे मिलना होगा तो वो आपको बुला लेंगे और नहीं मिलना होगा तो फिर आपको जान देंगे। और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है आम जनता को। उनकी लड़ाई स्टेट के साथ है, उनकी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है। अब यहां पर देखो शिफ्ट समझो आप, ये लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्यों आ रहे हैं या पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हैं। यार एक तो इनके पास पैसों की दिक्कत, वेपन्स स्पेशलाइज नहीं है, फंडिंग उतनी हो नहीं पाती, राइट। फंडिंग इनको करता है वो व्यक्ति कई बार जो इंडिया के विरुद्ध है, और जब वो फंडिंग करता है तो फिर वो टेररिज्म वाली हरकतों पर फोकस करता है कि यहां पर बम लगा दो, आम जनता को मारो। तो जो ये लोग जिस चीज को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि इनका हक जो है वो अलग है, इनके प्रिंसिपल्स अलग हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो कोई, उसको आप टेरर ग्रुप्स से अलग रखोगे हमेशा, राइट। इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो अपनी डिमांड पर फोकस करें, जैसे उनको एक क्षेत्र चाहिए, उनके जो ट्राइबल राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, इस तरीके के उनकी डिमांड्स होती हैं, राइट। बट इस डिमांड के चलते वो एग्रेसिव हो जाते हैं, आर्म स्ट्रगल करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें खुद को ऑटोनोमस गवर्नमेंट चलानी है अपनी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि भाई चेक्स एंड बैलेंस होना भी तो जरूरी है, हर एक चीज एक सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए। आप इंडिया के अंदर दूसरी कंट्री थोड़ी ना स्टैब्लिश करने दोगे, येस और नो।
करेक्ट। तो इसलिए इंडिया विरोध करती है, गवर्नमेंट विरोध करती है ऐसे ग्रुप्स का, क्योंकि ये खुद अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भाई, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, राइट। उससे हटा के अगर आप करने लोगे तो हर एक क्षेत्र अपना इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो ये सब डिमांड करेगा, तो किस किस की डिमांड आप फुलफिल करोगे भाई? ऐसे तो देश के जो है वो देश, एक बड़ा देश जो है वो उसके अंदर छोटी छोटी कंट्रीज बन जाएंगी, है कि नहीं ये चीज। अब इन लोग के पास बड़ी तकलीफें हो रही हैं, इन लोग को कई बार गिल्ट भी होता है जब आर्म्ड स्ट्रगल के दौरान आम जनता या बेकसूर लोग मर जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपने हथियार डाल दिए और कहा कि अब हम लड़ेंगे तो सिस्टम के अंदर घुस के लड़ेंगे। मेन कहानी ये है। तो जब आर्म्ड इंसर्जेंसी अपना गोल अचीव नहीं कर पाती, तो वैसा कोई प्लेटफॉर्म इनको चाहिए होता है जहां पर वो अपनी शिकायतें जो है वो सबके सामने रख सकें। तो यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का ऑप्शन उनको ज्यादा एक्सेप्टेबल लगा और सही लगा कि हाँ भाई ये वैध है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेपाल के मॉइस्ट ने अपना दशकों पुरानी इंसर्जेंसी को छोड़कर 2006 के बाद पीस एकॉर्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अपने आप को इंक्लूड किया। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट था जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को और मजबूत करता है। अल सेल्वाडोर एक कंट्री हमें देखने को मिलती है, इसने यहां पे जो FMLN ग्रुप है, इसने 1992 में पीस एकॉर्ड के बाद अपना आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ा और एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी बन गया। उन्होंने अपनी हिस्ट्री की जो शिकायतों को डेमोक्रेटिक रूट से एड्रेस किया। यह शिफ्ट क्यों होता है? तो सबसे पहले यह पॉलिटिकल नेगोशिएशन और पब्लिक फटीग से रिलेटेड है। वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट से पब्लिक थक जाती है, राइट, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहां वो अपने मुद्दे को पीसफुल, शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो रख सकें। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स में उनको अपनी शिकायतों को रिप्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। इससे गवर्नेंस रिफॉर्म में भी कंट्रीब्यूशन होता है कि भाई सुधार हो रहा है शासन में। इस शिफ्ट के गवर्नेंस पर काफी इंपैक्ट पड़ते हैं जब इंसर्जेंट ग्रुप्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है, क्योंकि अलग अलग एरिया से लोग अपनी शिकायतें लेकर जब एक साथ आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग रीजन के, तभी तो एक आप कह सकते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट हम क्रिएट कर सकेंगे, है कि नहीं। तो ये ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन की तरफ लीड करता है और कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉज को एड्रेस करता है। लेकिन ये शिफ्ट अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती हैं। अगर इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने हिस्टोरिकल शिकायतों को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि शिकायतें उनकी रिजॉल्व नहीं होती, तो वो उनको अपनी पॉलिटिकल एजेंडा में इंटीग्रेट करने में स्ट्रगल करते हैं। जब इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने पॉलिटिकल करियर में सक्सेस पा लेते हैं तो उन्हें अपनी हिस्टोरिकल गोल्स को बैलेंस करना पड़ता है, जैसे कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंसर्जेंट ग्रुप्स को इंटीग्रेट करते वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है ताकि सतत शांति अचीव हो सके, सस्टेनेबल पीस अचीव हो सके। तो ये डिस्कशन था आर्म्ड इंसरेक्शन टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का, और ये ट्रांजिशन गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने आप को डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करते हैं तो वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो, इंसर्जेंसी का ये जो आर्टिकल हमने पढ़ा, तो उसमें आपको कितने सारे पॉइंट्स मिले, कितनी आपकी थिंकिंग ब्रॉड हुई होगी मेंस में लिखने के लिए, है कि नहीं? बताओ, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ, मजा आया कि नहीं? तो ये शॉर्ट नोट्स लिख लो आप। जेवीपी श्रीलंका के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक टाइम पर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप थी। इंसर्जेंट ग्रुप जो है, जैसे मॉइस्ट नेपाल के अंदर, FMLN एल सेल्वाडोर के अंदर, इन्होंने भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में शिफ्ट किया पीस एकॉर्ड के बाद। शिफ्ट जो है ये क्यों किया? क्योंकि डिससेटिस्फाइड थे ये लोग वायलेंस के चलते, काफी गिल्टी भी गिल्ट फेस करते थे, और इनको एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो चाहिए था, एक वैध पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपनी बात रख सकें, शिकायत रख सकें। और मतलब इंटीग्रेट जब किया जाता है इंसर्जेंट को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो गवर्नेंस को मजबूत बनाता है। और क्या कारण है कि जिसके चलते ये ग्रुप खफा है, तो उसको भी एड्रेस किया जाता है। बट चैलेंजेस भी है, एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्रेडिबिलिटी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इंश्योर करना जरूरी है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब गाइस, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो GS पेपर 2 और GS पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम, एथिक्स, इंटीग्रिटी।
तो हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन के आसपास जो नई वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस होती हैं वो वोटर ब्राइब्स हैं। तो बात करने की क्या ज़रूरत है, आपको तो पता ही है यार, वो ब्राइब ही एक प्रकार की रिश्वत है जो इलेक्शन से पहले जो है वो मंत्री लोग देते हैं कि हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। रीसेंट आर्टिकल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिनी या बहिनी योजना, इसका जिक्र है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना जो इलेक्शन के टाइम पर लॉन्च की गई थी। ये स्कीम जो है वो सोशल इश्यूज को एड्रेस करती है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वेलफेयर स्कीम है या सिर्फ इलेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी। जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये स्कीम सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए होती हैं, इसलिए ये वोटर्स ब्राइब्स होती हैं। उनका कहना है कि ये स्कीम टाइम पे लॉन्च की गई होती हैं, मतलब उस टाइम पे जब इलेक्शन पास होता है, और ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। दूसरी तरफ जो सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि ये स्कीम जेन्युइन सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी या पॉवर्टी यानी कि गरीबी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट एथिकल डिलेमा अराइज होता है। जब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम अनाउंस करती है इलेक्शन के टाइम, तो लोगों का परसेप्शन यह होता है कि यह स्कीम लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए है, और इसका इंपैक्ट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पे पड़ता है, क्योंकि यह पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज लगता है। उनको लगता है कि सरकार जो है वो टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। अब बात करते हैं कैश ट्रांसफर की, जो आजकल काफी कॉमन हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस मॉडल का पार्ट है। कैश ट्रांसफर्स को मॉडर्न वेलफेयर मैकेनिज्म माना जाता है। यह शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड कराता है पिछड़े ग्रुप्स के लिए, जैसे कि बुजुर्ग लोग, महिला हुई, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के जो लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग यानी। लेकिन कैश ट्रांसफर का एक डाउन साइड भी है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस नहीं करता, क्योंकि कैश ट्रांसफर हुआ तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, और कहीं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हमने किया, राइट, तो वो लॉन्ग टर्म करेगा फायदा। तो अगर गवर्नमेंट सिर्फ कैश ट्रांसफर पर फोकस करे और हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया को इग्नोर करे, तो अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता है। चलिए अब थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मनरेगा स्कीम। मनरेगा का फुल फॉर्म बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रूरल एरियाज में इनकम को बूस्ट करने का ये स्कीम काम करती है। इस स्कीम को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, स्पेशली करप्शन के इश्यूज को लेकर। करप्शन और इनएफिशिएंसी का इशू कई पुरानी वेलफेयर स्कीम्स में भी देखा गया है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी। ये स्कीम जैसे कैश ट्रांसफर मॉडल रिप्लेस करती है, वो अपने अपने चैलेंजेस के साथ आती है। जब तक वेलफेयर स्कीम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और टारगेटिंग नहीं होता, तब तक उसका बेनिफिट उस कम्युनिटी तक नहीं पहुंचता जो उसे डिजर्व करती हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन काफी कॉमन था, जिसमें राशन आइटम्स का डाइवर्जन होता था, कि राशन का जो सामान है उसको मार्केट में बेचा जाता था, और जिसको एक्चुअली राशन के सामान की जरूरत है उनको नहीं दिया जाता था, या अच्छी क्वालिटी का सामान जो है वो मार्केट में बेच दिया और मार्केट से खराब क्वालिटी का सामान रख लिया। ये चीजें होती हैं। कैश ट्रांसफर का एक फायदा यह है कि करप्शन का स्कोप जो है वो कम होता है, लेकिन ये डिपेंडेंसी क्रिएट करता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को ओवरलुक करता है। तो आपको देखो एक आइडिया मिल गया कैश ट्रांसफर का। तो आखिरी सवाल यह है कि क्या यह स्कीम जेन्युइनली लोगों के कल्याण के लिए है या फिर एक पॉलिटिकल मोटिव के साथ लॉन्च की गई है। तो जब भी इलेक्शंस के टाइम ऐसी स्कीम अनाउंस होती है, उसका मोटिव का क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब हम क्लियरली नहीं बता सकते कि किसके दिल में क्या है, बट हाँ मुझे तो लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल मोटिव ही रहता है इनका, कोई डेवलपमेंट का मोटिव नहीं होता। क्या ये स्कीम कल्याण के लिए है या सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए? तो मेरा तो ओपिनियन है कि भाई इलेक्शन जीतने के लिए, बट मेंस के आंसर में आप बैलेंस आंसर लिखोगे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि गवर्नेंस और एथिक्स का क्या रोल है डिसीजन लेते समय। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो देख लो, आप ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हो
कि वेलफेयर स्कीम जो है अनाउंस की जाती है इलेक्शन से पहले, तो उसको देखा जाता है या तो वो वोटर ब्राइब्स हैं, या तो हो सकता है कि सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक सही उपाय जो है वो लिया गया। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो एफिशिएंट होता है, क्विक रिलीफ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। मनरेगा जैसी स्कीम्स को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसमें करप्शन है और प्रॉपर टाइम पर चीज़ें डिलीवर नहीं होती। प्रॉपर टारगेटिंग और ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि करप्शन को अवॉइड करने के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स में। और टाइमिंग जो होती है ऐसी स्कीम्स की, वो क्वेश्चंस क्रिएट करती हैं कि कहीं गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है। अब गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने आया है जो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी एंड मीडिया एथिक्स से रिलेटेड है। हम बात करेंगे ANI यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल। अब नाम आपने सुना होगा, ANI मीडिया एजेंसी। इसके डिफेमेशन केस के बारे में जो उन्होंने विकिपीडिया और कुछ विकिपीडिया एडमिन के अगेंस्ट फाइल किए हैं। ये केस फ्रीडम ऑफ स्पीच, साइबर लॉज और ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन के इशू को रेज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ANI ने विकिपीडिया फाउंडेशन और 3 विकिपीडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल किया है, यानी कि मानहानि का। ANI का कहना है कि उनके विकिपीडिया पेज पर गलत और डिफेमिंग कंटेंट पब्लिश किया गया, जिससे उनकी रेपुटेशन खत्म हो गई। यह केस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मीडिया एथिक्स, फ्री स्पीच और साइबर लॉज जैसे टॉपिक्स को टच करता है, जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि विकिपीडिया है क्या। तो आप जानते ही हैं यार, यह एक कम्युनिटी ड्रिवन ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जो दुनिया भर के वॉलंटियर्स मेंटेन करते हैं। विकिपीडिया पर जो भी कंटेंट होता है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंडर होता है ताकि वो रिलायबल हो और फैक्चुअल हो। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी यूजर कंटेंट ऐड कर सकता है, बट वो कंटेंट वेरीफाई होना चाहिए। विकिपीडिया का मेन आइडिया यह है कि यह एक कोलैबोरेटिव मॉडल है जिसमें हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर इस मॉडल के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कंटेंट का मॉडरेशन। अब आते हैं मेन इशू पर। ANI का कहना है कि उनके विकिपीडिया पेज पर कुछ मिसलीडिंग और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स पब्लिश की गई थी। ANI का क्लेम है कि इन गलत स्टेटमेंट की वजह से उनका प्रोफेशनल रेपुटेशन बहुत डैमेज हुआ। यह कंटेंट जानबूझकर विकिपीडिया के एडमिन्स ने पोस्ट किया और ANI का कहना है कि उन्होंने प्रॉपरली मॉडरेट नहीं किया था। विकिपीडिया फाउंडेशन ने इसे डिनाई किया है और कहा है कि उनका रोल बस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, ना कि कंटेंट एडिट करना। अब यह क्वेश्चन उठता है, अगर कंटेंट गलत हो तो किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या विकिपीडिया को जवाबदेही था, यानी कि विकिपीडिया जवाबदेही है, अकाउंटेबल है? अगर विकिपीडिया पेज में अगर कोई कंटेंट खराब है तो, या गलत किया है, या किसी ने एडिट किया है तो जब केस कोर्ट में गया तो एक जज ने विकिपीडिया फाउंडेशन को ऑर्डर दिया कि वो उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की आइडेंटिटीज डिस्क्लोज करें जो इस डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व थे। यह बात प्रिवेसी और एनोनिमिटी के इश्यूज रेज करती है। विकिपीडिया के एडिटर्स को एनोनिमस रखने का एक सिस्टम होता है ताकि वो फ्रीली कंट्रीब्यूट कर सकें, पर कोर्ट का ऑर्डर यह सजेस्ट करता है कि एनोनिमिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस जरूरी है, स्पेशली जब मानहानि जैसे सीरियस केस हो। विकिपीडिया ने कहा कि अगर एडिटर्स की आइडेंटिटीज डिस्क्लोज की गई तो यह प्लेटफॉर्म के लिए हार्मफुल हो सकता है और वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूट करना बंद कर देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेफ हार्बर प्रोविजन। यह आपको समझना जरूरी है। इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और IT गाइडलाइंस 2021 के अंडर इंटरमीडिएटरीज जैसे कि विकिपीडिया, इनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब अगर कोई यूजर ने इलीगल कंटेंट पोस्ट किया तो प्लेटफॉर्म को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता जब तक वो कंटेंट को रिमूव नहीं करते। इस प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर विकिपीडिया ने गलत कंटेंट को रिमूव कर दिया है तो उन्हें कुछ लीगली कोई नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि उनका कोई लीगली कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिली हुई है। विकिपीडिया के पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसमें कंट्रोवर्शियल कंटेंट को हैंडल किया जाता है।
विकिपीडिया एक्सटेंडेड कंफर्म्ड प्रोटेक्शन या फुल प्रोटेक्शन अप्लाई करता है कंट्रोवर्शियल पेजेस पे। इसका मतलब है कि सिर्फ वेरीफाइड एडिटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ही उन पेजेस को एडिट कर सकते हैं, ताकि वो भी गलत इंफॉर्मेशन ना स्प्रेड करें। मतलब यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर रहेंगे उनके खुद के विकिपीडिया के, तो पॉसिबल ही नहीं होगी गलत इंफॉर्मेशन उसमें डलेगी कंट्रोवर्शियल मुद्दे के बारे में। लेकिन यह सब होने के बावजूद डिफेमेटरी कंटेंट के पब्लिश होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, जैसा कि इस केस में देखा गया। अगर विकिपीडिया को एडिटर्स की आइडेंटिटीज डिस्क्लोज करने को कहा गया तो कुछ प्रिवेसी और एनोनिमिटी के कंसर्न रेज होते हैं। अगर एडिटर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो लोग विकिपीडिया पर कंट्रीब्यूट करने से डरेंगे, क्योंकि उनकी प्राइवेसी का इशू हो सकता है। यह विकिपीडिया के वॉलंटियर बेस्ड कोलैबोरेटिव मॉडल को अंडरमाइन करेगा। तो यह डिफेमेशन सूट एएनआई ने विकिपीडिया और विकिपीडिया के एडमिन्स के अगेंस्ट फाइल किया। यह केस है एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में जो गवर्नेंस, मीडिया एथिक्स और ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशन के टॉपिक पर बात करता है। तो अब देखते हैं आगे चल के इस केस से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। और अभी के लिए विकिपीडिया क्या है तो उसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। एएनआई ने मानहानि का दावा जो है वो किया है विकिपीडिया के ऊपर, क्योंकि उसने कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी जिसके कारण उसकी रेपुटेशन डाउन हुई, ऐसा कहा है एएनआई ने। कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो यही है कि विकिपीडिया को अपने एडिटर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जिसमें चिंता वाली बात उभर कर सामने आ रही है प्रिवेसी से रिलेटेड। बट एनोनिमिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में बैलेंस भी बनाना है। फिर सेफ हार्बर प्रोविजन क्या कहता है और किस कानून के तहत आता है तो वो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। फिर गाइडलाइंस जो है वो क्या कहती हैं कंट्रोवर्शियल कंटेंट को लेकर विकिपीडिया में, तो उसके सिर्फ वेरीफाइड एडमिन्स ही सिर्फ उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं करेगा। फिर अगर एडिटर्स की आइडेंटिटीज डिस्क्लोज हो जाती है तो विकिपीडिया का जो मॉडल उसने क्रिएट किया है तो वो खराब हो सकता है। तो ये एक चिंता की बात है विकिपीडिया की तरफ से। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जीएस पेपर 3 के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेपर 2 के गवर्नेंस से रिलेटेड है। टॉपिक है धनुष और नयनतारा के बीच कॉपीराइट डिस्प्यूट, जिसमें उन्होंने अपनी बायोपिक के लिए फुटेज यूज करने को लेकर डिसएग्रीमेंट किया था। तो चलिए समझते हैं ये केस क्या है, कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड और उसके फेयर यूज के कंसेप्ट को कैसे टच कर रहा है, तो बात करेंगे। सबसे पहले ये डिस्प्यूट तब स्टार्ट हुआ जब नेटफ्लिक्स ने नयनतारा के ऊपर एक बायोपिक बनाने का प्लान बनाया। इस बायोपिक में नेटफ्लिक्स को नानुम राउडी धान फिल्म से कुछ क्लिप्स चाहिए थी, जिसमें नयनतारा लीड रोल में थी और लेकिन धनुष जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और उनकी प्रोडक्शन कंपनी वंडर बार फिल्म्स के अंडर ये फिल्म बनी थी, उन्होंने ये फुटेज यूज करने की परमिशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कॉपीराइट लॉज और क्रिएटिव फ्रीडम के इशू को समझते हैं। अब ये डिस्प्यूट का कोर पॉइंट क्या है? नयनतारा का कहना था कि बायोपिक में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कुछ पर्सनल मूवमेंट्स दिखाने के लिए उनको ये क्लिप्स चाहिए थी, जो उन्होंने फिल्म की शूट के दौरान अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किए थे। धनुष ने यह फुटेज यूज करने से मना कर दिया और कहा कि यह फिल्म के कॉपीराइट के वायलेशन के अंडर आता है। यहां पे कॉपीराइट और फेयर यूज के कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि कॉपीराइट लॉ कैसे काम करता है। हमारे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 के अंडर फेयर डीलिंग का प्रोविजन है। इसका मतलब यह है कि कॉपीराइटेड वर्क का लिमिटेड यूज कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा सकता है, जैसे क्रिटिसिज्म के लिए, रिसर्च के लिए या रिपोर्टिंग के लिए। कोर्ट यह डिसाइड करता है कि किस एक्सटेंट तक यह यूज फेयर है या फिर यह कंटेक्स्ट के लिए रेलिवेंट है या नहीं। अगर फुटेज का उपयोग बायोपिक में नयनतारा की प्रोफेशनल जर्नी को दिखाने के लिए एसेंशियल था तो कोर्ट यह डिसाइड करेगी कि यह फेयर यूज के अंडर आता है कि नहीं। तो फिल्म की कॉपीराइट काफी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि फिल्म के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेपरेटली कॉपीराइट के अंडर आते हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफ, स्क्रिप्ट, म्यूजिक एटसेट्रा। इसलिए फिल्म की कॉपीराइट ओनरशिप एक सिंगल
कंपनी के पास नहीं होती जब तक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये क्लियरली डिफाइन ना किया गया हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफाई किया गया है कि किसी फुटेज का उपयोग किया जा सकता है तो उसके बिना कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। कोर्ट के लिए यह डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि क्या फुटेज बायोपिक के लिए इंपॉर्टेंट थी या नहीं। कोर्ट को यह भी देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में जो बिहाइंड द सीन कंटेंट का उपयोग रिस्ट्रिक्टेड था, क्या उसका वॉल्यूशन किया गया है। साथ ही कॉपीराइट कानून के मिसयूज को भी देखना होगा, क्योंकि अगर कॉपीराइट को फ्री एक्सप्रेशन या स्पीच को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाए तो वो गलत होगा। एक और इंपॉर्टेंट इशू यह है कि कॉपीराइट कानून का मिसयूज भी हो सकता है। कई बार कॉपीराइट को क्रिएटिव फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। कोर्ट्स इस मिसयूज को रोकने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं। यह केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्रिएटिव वर्क्स के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत को हाईलाइट करता है। अगर कॉपीराइट कानून को गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो यह फ्री स्पीच और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। सो गाइज, ये केस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह कॉपीराइट कानून के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने में मदद करता है और यह भी बताता है कि गवर्नेंस और लीगल फ्रेमवर्क किस तरह से पब्लिक एक्सेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये चीजें आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली रखना जरूरी है और उसके लिए शॉर्ट नोट्स का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट कानून के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। फिर ओरिजिनल वर्क्स के लिए प्रोटेक्शन, फेयर डीलिंग सेक्शन 52 कॉपीराइट एक्ट का अलाउ करता है कि कॉपीराइटेड कंटेंट का उपयोग आप लिमिटेड कर सकते हो रिसर्च, रिपोर्टिंग या क्रिटिसिज्म के लिए। और कॉपीराइट कानून जो है उसका उपयोग जो है वो फ्री एक्सप्रेशन और क्रिएटिव वर्क के मिसयूज के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब उसको सप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए। और फिल्म जो है उनके जो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं फिल्म के अंदर जो अलग अलग कॉपीराइट के तहत आते हैं और ओनरशिप डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के ऊपर। कोर्ट का रोल यही है कि कोर्ट ये डिसाइड करता है कि भाई वो फेयर है कि नहीं है और उस अकॉर्डिंग कोर्ट जो है अपना जजमेंट देता है। तो अल्टीमेट पावर जो है वो कोर्ट के पास है ये डिसाइड करने की कि कंटेंट का उपयोग जो है वो फेयर यूज के लिए किया गया है कि नहीं, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में जो थोड़ा सोशल इश्यूज और गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है स्टिग्मा ऑफ एचआईवी एंड द बर्थ ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचआईवी एड्स के स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा समझते हो ना कि किसी को एचआईवी है तो छूना जो है, छूने से एचआईवी फैलता है, ये होता है स्टिग्मा। और कैसे इस स्टिग्मा ने बायोमेडिकल वेस्ट के रेगुलेशन को शेप किया इंडिया में। तो सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट, सेफ्टी और गवर्नेंस को टच करता है। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। 1980s में एचआईवी एड्स को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया। यह एक ऐसी बीमारी थी जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती थी और करती है और इसे दुनिया में काफी डर और मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। इस डर की वजह से एचआईवी पॉजिटिव लोगों को बहुत स्टिग्मा फेस करना पड़ा और जब डर होता है तो लोग अपनी सेफ्टी के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वेस्ट को सेफली डिस्पोज करना, क्योंकि डर ही एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को सीधा कर देती है। तो अब बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की। तो 1980s में इसके डिस्पोजल के लिए कोई फॉर्मल रेगुलेशन नहीं था। 1987 में न्यूयॉर्क में बायोमेडिकल वेस्ट का इम्प्रॉपर डिस्पोजल हुआ और लोगों में बहुत गुस्सा और पब्लिक आउटरीच थी, क्योंकि लोग, भाई देखो एग्जाम्पल, आपके घर के सामने आप रोज देख रहे हो इंजेक्शंस पड़े मिल रहे हैं, ब्लड वाली रुइयां मिल रही हैं, ऐसे कुछ मेडिकल के केमिकल्स मिल रहे हैं, राइट, यूज्ड, ये सब। तो आपका दिमाग नहीं खराब होगा कि भाई मेरे घर के सामने ये सब चीजें क्यों है, भाई इससे तो बीमारियां फैल सकती है, साला किसने रखी है, फेंको इसको। चटकोगी नहीं आप, गुस्सा नहीं आएगी। यहां पर लोग भड़क गए और इस इंसिडेंट ने सबको यह समझाया कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाए
तो ये हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इंडिया में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रेगुलेशन 1980s के एंड में शुरू हुआ है। 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक पहला कदम था और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आया, जो हॉस्पिटल्स को लीगली रिस्पॉन्सिबल बना रहे थे फॉर बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। और यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसमें हॉस्पिटल्स को अकाउंटेबल बनाया गया। 2016 और 2020 में इन रूल्स को अमेंड किया गया, जिसमें कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए नए फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। अब बात करते हैं स्टिग्मा की। 1980s में HIV एड्स का डर जो था उसने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हेल्थ केयर वेस्ट का डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोगों को यह डर था कि बायोमेडिकल वेस्ट से HIV या कोई और बीमारी फैल सकती है, इसलिए हॉस्पिटल्स को प्रेशर था कि वो वेस्ट को सेफली हैंडल करें। इस स्टिग्मा के चलते बायोमेडिकल वेस्ट को एक सिंबल बना दिया गया और पुअर सैनिटेशन और इम्प्रॉपर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस का, और इस वजह से रेगुलेशंस में चेंजेस आए। अब भी कुछ जगह पर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। हेल्थ केयर सेटिंग्स, स्पेशली रिसोर्सेज लिमिटेड एरियाज में ये वेस्ट इम्प्रॉपरली डिस्पोज होते हैं, जो पब्लिक की हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड फेस करते हैं क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता और इन्फोर्समेंट वीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल में काफी प्रोग्रेस की है। नए रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू हॉस्पिटल को अपने वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नजर रखती है। गवर्नमेंट इस वक्त सुधार कर रही है ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े और इन्फोर्समेंट बेहतर हो, ताकि प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो सके और पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट सेफ रहे। तो सिंपल टर्म्स में समझिए कि HIV एड्स के स्टिग्मा की वजह से पब्लिक हेल्थ और वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस बढ़ा और फिर इंडिया में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए कड़े कानून जो है वो बनाए गए। हाँ, चैलेंजेस हैं लेकिन प्रोग्रेस भी तो हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और देखो एक नजरिया आपको मिल गया कि किस तरीके से कुछ डर भी ऐसा होता है जो आपको अच्छी चीज करवा देता है। तो HIV एड्स का डर जो था उसने कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आया बायोमेडिकल वेस्ट के सेफली डिस्पोजल के लिए। तो ये देख लो, आपके लिए नोट्स है। HIV एड्स का स्टिग्मा ने बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल पर फोकस बनाया। फिर उसके बाद 1987 में इम्प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर डिस्पोज हुए, उसके कारण पब्लिक गुस्सा हो गई। फिर पब्लिक ने डिमांड करी, कानून की, और इंडिया ने 1986 में ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कानून लेकर आए और वेस्ट मैनेजमेंट का ये फाउंडेशन था। 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स इंट्रोड्यूस हुए। 2016 और 20 में अमेंडमेंट्स हुए जिसके कारण इन रूल्स पर और कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई। और आज की डेट में भी चैलेंजेस है, कुछ एरियाज में वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता, बट हाँ, हॉस्पिटल स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं और ये प्रोग्रेस हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसी के साथ आज की एनालिसिस हमारी कंप्लीट होती है। तो कल के द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस में पायल ने आंसर दिया, प्रिया ने दिया, वेरी गुड, और बहुत बढ़िया। और हमारी टीम से हमारे एक मेंबर हैं ये सूरज यादव जी, इन्होंने भी अप्रिशिएट किया, तो आई एम थैंकफुल टू सूरज जी एंड ऑल टीम मेंबर्स ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जिन्होंने मुझे फ्री हैंड छोड़ा कि द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस करने के लिए। बट अभी टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, तो क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम एक साथ हैंडल कर रहे हैं, बट आएगा आपके लिए रोज़, और टाइमिंग में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट लेक्चर्स तो रोज़ ही आएंगे और टाइमिंग में मैं बहुत जल्दी फिक्स कर दूंगा। हो सकता है कि 1 बजे का टाइमिंग हमारा वो GS यानी कि जो पेड करंट अफेयर्स उसका फिक्स्ड है, और इसका अपन 2 बजे का टाइमिंग फिक्स रख लेते हैं कि रोज़ 2 बजे दिन में जो है वो ये वाला लेक्चर आ जाएगा।